नमस्ते बच्चों। उम्मीद है कि आप सभी अपने घरों में खुश और सुरक्षित होंगे। साथ ही आपकी परीक्षा की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, व्याकरण का कोई टॉपिक अभी हमने आरंभ में नहीं किया था। आज हम शुरू करेंगे। देखिए, आपके जो पाठ्यक्रम में है, कक्षा 10 के हिंदी के पाठ्यक्रम में व्याकरण के 4 टॉपिक हैं, केवल 4। पहला है इसमें रचना के आधार पर वाक्य भेद, दूसरा है रस, तीसरा पद परिचय और चौथा है वाच्य। कितने टॉपिक हैं? 4 टॉपिक हैं। तो आज हम जो पहला आपका टॉपिक है उसे लेंगे, वो है आपका रचना के आधार पर वाक्य भेद। क्या है टॉपिक बच्चों? रचना के आधार पर वाक्य भेद। वाक्य भेद किसके आधार पर वाक्य भेद हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। वाक्य भेद, ठीक। और वाक्य भेद किसके आधार पर? रचना के आधार पर। किसके आधार पर है वाक्य भेद? रचना के, ठीक है। तो ये हमें दिमाग में स्पष्ट कर लेना है कि हमारा टॉपिक क्या है? रचना के आधार पर, ठीक है। रचना के आधार पर क्या है? वाक्य भेद, ठीक। तो ये टॉपिक हमारा है, ये आपको दिमाग में बात स्पष्ट हो जानी चाहिए। इस टॉपिक को हम पढ़ना शुरू करेंगे बच्चों। तो वाक्य भेद की जब बात आती है तो वाक्य भेद के बारे में पढ़ने से पहले हमें क्या जानना चाहिए कि वाक्य आखिर होता क्या है। आप सभी जानते हैं वाक्य क्या होते हैं। मैं जो भी बातचीत आपसे कर रही हूँ, किस में कर रही हूँ? वाक्यों में कर रही हूँ। ये वाक्य किससे मिलकर बने होते हैं बच्चों? छोटी कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं। शब्दों से मिलकर बने होते हैं। शब्द किससे मिलकर बने होते हैं? वर्णों से मिलकर बने होते हैं। वर्ण या अक्षर जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो यदि मैं कई शब्द बोल दूं तो क्या वो वाक्य हो जाएगा? है ना। शब्द मैं कई बोल दूं, जैसे आ, गया, उन्हें, राम, चला। ये मैंने बोल दिया, क्या ये वाक्य है? ये वाक्य नहीं बना। तो इसका मतलब वाक्य होने की शर्त ये नहीं है कि वहां पर केवल शब्दों का समूह हो जाए। कुछ और भी बातें हैं जिससे शब्दों का कोई समूह वाक्य बनता है। क्या होना चाहिए? शब्दों का सार्थक और सुव्यवस्थित समूह। कैसा? शब्दों का कैसा समूह बच्चों? सार्थक एवं सुव्यवस्थित समूह ही क्या कहलाएगा? वाक्य कहलाएगा। तो वाक्य बनने के लिए क्या शर्त है? कि शब्दों का सार्थक समूह हो और वो कैसा हो? सुव्यवस्थित भी हो, किसी क्रम में लगा हो। समझ रहे ना? सुव्यवस्थित, ठीक है। सुव्यवस्थित भी उसे होना चाहिए। तो शब्दों का सार्थक और सुव्यवस्थित समूह क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है, जिसमें कि एक आशय प्रकट करने की क्षमता हो, उचित अर्थ प्रकट करने की क्षमता हो, ठीक है। आप यहां से भी देख सकते हैं। देखिए क्या परिभाषा है। मनुष्य के विचारों को व्यक्त करने वाला शब्द समूह जो व्यवस्थित हो तथा पूर्ण आशय प्रकट कर सके वाक्य कहलाता है, ठीक है। ये परिभाषा भी उचित है। जो मैंने आपको परिभाषा बताई, शब्दों का सार्थक व सुव्यवस्थित समूह जिसमें पूर्ण अर्थ प्रकट करने की क्षमता हो, क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है, ठीक है। तो वाक्य जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई, क्योंकि वाक्य में ही बातें बोलकर हम स्वयं समझा सकते हैं अपनी बातें, ठीक है। और फिर वाक्य से छोटी इकाई कौन सी हो गई? शब्द हो गई। शब्द से छोटी इकाई वर्ण हो गई। ये बातें आप जानते हैं, प्राइमरी स्टेज में आप ये बातें पढ़ चुके हैं। तो वाक्य की परिभाषा आप अपने मस्तिष्क में आप स्पष्ट कर लेंगे। वाक्य क्या होता है? शब्दों का सार्थक और सुव्यवस्थित समूह वाक्य कहलाता है, जिसमें कि पूर्ण अर्थ प्रकट करने की क्षमता हो, ठीक है। ये वाक्य की परिभाषा है, जिसे आप अपने दिमाग में स्पष्ट कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए, वाक्य की जब हम बात करें तो वाक्य के कुछ गुण बताए गए हैं, वो हम एक क्रम में देख लेते हैं। देखो, पहली बात जो हमने कह ली, वाक्य में क्या जरूरी है? पहली बात, सार्थकता होना जरूरी है। सार्थक समूह तभी होगा, ठीक है, कि वो निश्चित कोई अर्थ देता हो। देखिए, 2 उदाहरण है, जैसे राम पार्क में खेलता है, मैं घर जाकर खाना खाऊंगा। जो ये बातें कहेगी, इससे बात आशय प्रकट हुआ, हम समझ पाए कि क्या कहा जा रहा है, ठीक है। तो वाक्य को सार्थक होना जरूरी है, वाक्य का एक गुण ये है। उसके अलावा दूसरा गुण वाक्य का बताया गया है योग्यता, क्षमता, कि जो बात कही जा रही है वो प्रसंग के अनुकूल हो, उचित हो। कैसे? जैसे देखिए उदाहरण दिया गया है, पवन पानी खाता है। आपको सही लग रही है बात?
पवन पानी खाएगा, पानी खाया नहीं जाता, पानी पिया जाता है। तो ये वाक्य गलत है। या तो इसे होना चाहिए पवन खाना खाता है, या उसे होना चाहिए पवन पानी पीता है। ठीक है, ऐसे एक और उदाहरण दिया गया, श्याम खाना पीता है, तो ये भी गलत है। श्याम खाना खाता है कहेंगे, या क्या कहेंगे, श्याम पानी पीता है। ठीक है, तो इस तरह से वाक्य की क्षमता होनी चाहिए कि वो प्रसंग के अनुसार जैसी बात कहनी है उसके अनुरूप अपने अर्थ को प्रकट कर सके। ठीक है बच्चों, आगे है देखो कि आकांक्षा, ये गुण भी वाक्य में होना चाहिए कि वाक्य अपने में पूरा होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैंने क्या वाक्य बोला, मैं आपको पढ़ा रही हूँ। मैं ये बोल दूँ अगर मैं पढ़ा हूँ, तो ये वाक्य की बात पूरी नहीं हुई। तो वाक्य में अधूरापन नहीं होना चाहिए, पूरी बात हमने बोलनी चाहिए। ये भी वाक्य का एक गुण है कि कोई भी एक शब्द यदि हम वाक्य में कम कर दें तो वो उचित अर्थ प्रकट नहीं करेगा। देखिए कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे लड़के खाना है, तो लड़के क्या खाना है, लड़के खाना खा रहे हैं, ये सही प्रयोग है। ऐसे ही सैनिक लड़ हैं, सैनिक लड़ हैं नहीं बल्कि क्या होगा, सैनिक लड़ रहे हैं। तो ये सब वाक्य अपने इन गुणों को लेकर यदि वाक्य चलता है तो वो वाक्य क्या होता है बच्चों, सही वाक्य होता है। क्या क्या पढ़ा हमने, सार्थकता होनी चाहिए, सही अर्थ प्रकट करने की योग्यता होनी चाहिए, और क्या होनी चाहिए कि वाक्य अपने आप में पूरा होने चाहिए। आकांक्षा का अर्थ यहाँ पर क्या है, वाक्य अपने आप में पूरा होना चाहिए। ठीक है, और भी कुछ गुण है वाक्य के कि पदक्रम, वाक्य के पदों का क्रम भी सही होना चाहिए। ठीक है, देखिए जैसे मैं बोलूंगी आपको पढ़ा मैं रही हूं, ये वाक्य आपको सही लग रहा है, क्या सही होना चाहिए, मैं आपको पढ़ा रही हूं। तो वाक्य के पदों का या शब्दों का यदि क्रम सही नहीं है बच्चों, तो वो भी वाक्य सही फिर नहीं प्रतीत होता। देखिए कुछ उदाहरण आपको दिए हैं पदक्रम की। जब हम बात करें पदक्रम कि वाक्य का क्या होना चाहिए, पदक्रम सही होना चाहिए। तो पदक्रम क्या है, जैसे देखिए सारे देश के नागरिक कर्तव्यनिष्ठ हैं, इस वाक्य का क्या अर्थ निकलता है कि जितने देश हैं उन सबके नागरिक कर्तव्यनिष्ठ हैं। ठीक है, हम कहना क्या चाह रहे थे, अपने देश के बारे में हम कहना चाह रहे हैं कि देश के सारे नागरिक कर्तव्यनिष्ठ हैं। तो पदों का क्रम भी सही होना चाहिए, आगे पीछे पद सही क्रम में लगे होने चाहिए। एक और उदाहरण है, देखिए जैसे गाय का ताकतवर दूध होता है, ये हमने किसकी विशेषता बता दी, दूध की विशेषता बता दी, जबकि यहाँ पर कहना चाहा था गाय के दूध के बारे में। तो गाय का दूध ताकतवर होता है। तो इसलिए यदि हम पदों का क्रम भी सही नहीं रखते हैं बच्चों, तो भी वाक्य क्या है, सही अर्थ प्रदान नहीं करता है, कुछ दूसरा अर्थ आंशिक रूप से ही दे भले ही, लेकिन दूसरा अर्थ दे देता है। ठीक है, अगला एक और गुण है वाक्य का अन्वय। अन्वय का अर्थ क्या है बच्चों, अन्वय का अर्थ होता है मेल। ठीक है, तो वाक्य में कर्ता कहाँ पर आना है, कर्ता का सही, कर्ता अधिकांशतः वाक्य में सबसे पहले आता है। हिंदी में जब हम वाक्य लिखते हैं कर्ता का प्रयोग सही होना चाहिए। कारक चिन्हों का, कारक चिन्ह क्या होते हैं, मैं, के, से, पर, है ना, कर्ता के साथ ने कारक चिन्ह लगता है। ठीक है, कर्म के साथ को लगता है, ये आपने कर्ता और कारक में पढ़ा है। ठीक है, विभक्ति चिन्ह पढ़े हैं, तो इनका प्रयोग भी वाक्य में सही होना जरूरी है। देखिए उदाहरण देखिए, जैसे एक वाक्य, मेरा देश में अनेक नदियां बहता है, ये सही है, मेरा देश के स्थान पर क्या होगा, मेरे देश में अनेक नदियां बहती हैं। तो इस तरह से देखो वाक्य के कुछ हमने विशेषताएं पढ़ी कि ये वाक्य में विशेषताएं होनी चाहिए, तब वो वाक्य क्या होता है, सही होता है। कौन कौन सी विशेषताएं हैं, एक बार दोहरा लें थोड़ा सा। क्या गुण होने चाहिए वाक्य में, पहली बात क्या होनी चाहिए बच्चों, सार्थकता होनी चाहिए। ठीक है, ये पहला गुण है, ये हमने परिभाषा में भी देख लिया, क्योंकि सार्थक शब्दों का सुव्यवस्थित समूह जिसमें पूर्ण अर्थ देने की क्षमता हो वही वाक्य कहलाता है। तो पहला गुण सार्थकता हो गया। ठीक है, दूसरा गुण क्या है वाक्य का, योग्यता। ठीक है, दूसरा क्या गुण है वाक्य का, दूसरा गुण है वाक्य का योग्यता। ठीक, मतलब क्या होनी चाहिए, शब्दों को प्रसंग के अनुसार अर्थ देने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक, तीसरा इसका गुण था आकांक्षा या इच्छा। आकांक्षा या इच्छा में हम क्या गुण लेते हैं कि वाक्य अपने आप में पूरा होना चाहिए, अधूरा वाक्य भी सही अर्थ प्रदान नहीं करता है अनेक बार। ठीक है, और दो और गुण रह गए, पदक्रम और अन्वय। पदक्रम, वाक्य में पदों का क्रम, पद किसे कहते हैं बच्चों, पद भी शब्द को ही कहते हैं। जब कोई शब्द वाक्य में आ जाता है ना तो वो पद कहलाता है। तो वाक्य में पदों का क्रम भी सही होना चाहिए। ठीक है, और पांचवा इसका गुण है कि वाक्य में कर्ता, वचन, लिंग, कारक
ये भी सही रूप में प्रयोग होने चाहिए, इसे हम कहेंगे अन्वय। ठीक है, तो ये गुण आपको वाक्य के समझ में आए होंगे। अब हम पढ़ेंगे बच्चों वाक्य के अंग। ठीक है, वाक्य के अंग आप इंग्लिश में भी पढ़ते हैं, वाक्य के अंग है ना। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। कौन से दो अंग हैं वाक्य के? उद्देश्य और विधेय। पहला अंग है उद्देश्य, दूसरा अंग क्या है? विधेय है। इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा ना, पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। उद्देश्य सब्जेक्ट होता है और विधेय क्या होता है? प्रेडिकेट। तो बहुत आसान है इन्हें समझना। वाक्य कोई भी होता है, उस वाक्य में दो अंग होंगे, पहला अंग उद्देश्य है, दूसरा अंग विधेय। अब ये उद्देश्य और विधेय होता क्या है बच्चों, ये जानना और भी आसान है। कोई भी वाक्य होता है, जैसे मैंने एक वाक्य बोला, मैं पढ़ा रही हूँ, इसमें किसके बारे में बात की जा रही है? मेरे बारे में। मैं पढ़ा रही हूँ, तो इसमें उद्देश्य मैं हूँ, मेरे बारे में बात की जा रही है। ठीक है, ऐसे ही आप पढ़ रहे हैं, किसके बारे में बात की गई? आपके बारे में बात की गई, यहाँ पर उद्देश्य हो गए आप। राम गाना गा रहा है, किसके बारे में बात की गई? राम के बारे में, तो उद्देश्य कौन हो गया? राम हो गया। तो उद्देश्य की परिभाषा निकल आई, वाक्य का वह अंग जिसके विषय में जो कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। ठीक है, वाक्य का वो भाग जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है उसे उद्देश्य कहते हैं। अब देखिए कुछ उदाहरणों से भी हम समझ लें। जैसे एक वाक्य है, राम सो रहा है, इसमें क्या है? उद्देश्य राम है, राम के बारे में बात की जा रही है। ऐसे ही दूसरा एक उदाहरण है, देखिए, राजू खाना खा रहा है, किसके बारे में बात हुई? राजू के बारे में। तो निश्चित रूप से ही उद्देश्य कौन है? राजू है। फिर तीसरा वाक्य, किसान फलों के पेड़ भी लगाते हैं, किसके बारे में बात की गई? किसान के बारे में। तो उद्देश्य क्या हो गया? किसान हो गया। अगला वाक्य, जवान देश की रक्षा करते हैं, कौन रक्षा करते हैं? जवान। किसके बारे में बात की गई? जवान के बारे में। तो ये सब क्या है इसमें बच्चों? ये उद्देश्य हैं। समझ गए ना? वाक्य में जिसके बारे में बात की जाती है वो उद्देश्य होता है। वाक्य के कितने अंग हैं? दो, पहला उद्देश्य, दूसरा विधेय। वाक्य में जिसके बारे में बात की जाती है वो है उद्देश्य। अब हम दूसरे अंग के बारे में पढ़ेंगे, विधेय। ठीक है, जिसके बारे में बात की गई उद्देश्य। आगे बढ़ते हैं, चलिए। अगला है विधेय। ठीक है, तो उद्देश्य के बारे में हम जो कुछ कहेंगे बच्चों वो सारा विधेय हो जाएगा। ठीक है, उद्देश्य तो है ही कुछ न कुछ, उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए वो सारा क्या हो जाता है? विधेय। जैसे मैंने आपको पहला उदाहरण दिया था, मैं पढ़ा रही हूँ, इसमें उद्देश्य क्या था? मैं। और मेरे बारे में क्या कहा जा रहा है? पढ़ा रही हूँ। तो पढ़ा रही हूँ जो है वो क्या है? विधेय है। ठीक है, तो विधेय की परिभाषा भी बड़ी आसान है बच्चों। देखिए क्या परिभाषा है विधेय की। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे हम क्या कहते हैं? विधेय कहते हैं। बस, वाक्य के दो ही तो भाग थे, एक था अंग, दूसरा विधेय। जिसके बारे में बात की जा रही है वो है उद्देश्य, और जो कुछ बात उद्देश्य के बारे में कही जा रही है वो हो गया विधेय। तो उद्देश्य के अलावा जितना बचा वो सारा का सारा क्या हो जाता है वाक्य में? विधेय। तो अब हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। देखिए, पहला उदाहरण क्या है? करण खेल रहा है। इस वाक्य में करण क्या है? करण के बारे में बात की जा रही है, तो करण उद्देश्य है। करण के बारे में क्या बात की हमने? खेल रहा है, तो ये सब क्या हो गया बच्चों? विधेय हो गया। ठीक है, खेल रहा है इसमें विधेय है। अगला है चित्रकार चित्र बनाता है, किसके बारे में बात की गई? चित्रकार के बारे में बात की गई है। क्या बात की गई? वो चित्र बनाता है, तो चित्र बनाता है विधेय हो गया। उद्देश्य चित्रकार, और उद्देश्य चित्रकार के बारे में क्या कहा गया? कि वो चित्र बनाता है, ये हो गया विधेय। ऐसे ही तीसरा, चित्रा गीत गा रही है, उद्देश्य क्या है? चित्रा है। क्या कर रही है चित्रा? क्या बात कही गई उसके बारे में? वो गीत गा रही, तो ये हो गया विधेय। ऐसे एक और उदाहरण है, देखिए, मंजरी बस से शहर गई। इसमें मंजरी क्या है बच्चों? अब आप पहचान रहे होंगे, मंजरी है उद्देश्य, सब्जेक्ट है, और बस से शहर गई क्या है? प्रेडिकेट यानी विधेय। ठीक है, तो ये बात आपको स्पष्ट हो गई होगी। वाक्य के बारे में इतनी बातें बच्चों, कोई रटने की आवश्यकता भी नहीं है, बहुत सामान्य सी समझने वाली बातें, इन्हें आप समझ गए होंगे कि वाक्य शब्दों का सार्थक व सुव्यवस्थित समूह वाक्य कहलाता है। और फिर वाक्य के गुण क्या होते हैं? कि वो सार्थक होने चाहिए। वाक्य तभी होगा जब वो सार्थक है, उसमें खुद को व्यक्त करने की क्षमता है, योग्यता है, पदों का क्रम उचित है, उसमें अन्वय है, अर्थात
कारक, लिंग, वचन सभी उचित रूप में लगे तो ये वाक्य की विशेषता है। ये सामान्य आपको बातें जाननी चाहिए वाक्य के बारे में, ये बातें हम जान गए। फिर हमने पढ़े वाक्य के अंग। वाक्य के 2 अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य जिसके बारे में कुछ कहा जाए, उद्देश्य जो कुछ वाक्य के बारे में, उद्देश्य के बारे में कहा जाए वो विधेय। ठीक है, तो बच्चों अब आगे इसमें देखिए हम पढ़ेंगे वाक्य भेद। क्या पढ़ेंगे? वाक्य भेद, जो कि आपके पाठ्यक्रम में है, जिससे आपके पाठ्यक्रम में जिससे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो वाक्य के भेद कितने आधारों पर किए गए हैं ये आप पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं बच्चों। 2 आधारों पर किए गए हैं। पहला है रचना के आधार पर, दूसरा है अर्थ के आधार पर। ठीक है, तो अर्थ के आधार पर भी आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। सकारात्मक वाक्य, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादि बोधक, इच्छा बोधक, ठीक है, आज्ञावाचक, इसी तरह से। तो 8 भेद हैं, लेकिन इन भेदों को अभी हमने नहीं पढ़ना है। हमारे पाठ्यक्रम में क्या है? रचना के आधार पर वाक्य भेद। तो इसी टॉपिक को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए रचना के आधार पर वाक्य भेद पढ़ना हम शुरू करते हैं। ठीक, देखिए क्या है रचना के आधार पर वाक्य भेद। रचना के आधार पर 3 तरह के वाक्य होते हैं बच्चों। कौन कौन से? पहला है सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्र वाक्य। इस बात को आप दिमाग में रख लेंगे। रचना के आधार पर कितने भेद हैं वाक्य के? 3 भेद हैं। पहला सरल, दूसरा संयुक्त और तीसरा मिश्र। तो जैसा कि इन भेदों के नाम से जो चीजें स्पष्ट हो रही हैं, ये भी आपको दिमाग में रखना है। सरल वाक्य कह रहे हैं, सरल इजी, यानी कुछ इसमें सरलता होगी, कुछ बात है, किस आधार पर सरल है अभी हम पढ़ेंगे। फिर हमने संयुक्त वाक्य कहा, तो संयुक्त वाक्य में भी कुछ ऐसी बात होगी जो इसके नाम से स्पष्ट होती होगी। संयुक्त का अर्थ क्या होता है? जुड़ा हुआ, तो इसमें कुछ चीजें जुड़ी होंगी। मिश्र में कुछ मिलावट होगी, मिला हुआ होगा। ठीक है, तो इनको हम समझेंगे। देखिए समझते हैं सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ठीक, सरल वाक्य सबसे पहले आता है बच्चों। कौन सा वाक्य? सरल वाक्य। तो सरल वाक्य के विषय में हम पढ़ेंगे जिन वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है उन्हें हम सरल वाक्य कहते हैं। ठीक है, इससे भी सरल परिभाषा आपको बताऊंगी। जिन वाक्यों में एक ही मुख्य क्रिया होती है, क्या? जिन वाक्यों में एक ही मुख्य क्रिया होती है उन्हें हम सरल वाक्य कहते हैं। सरल वाक्य का ये मतलब नहीं है बच्चों कि वो वाक्य छोटा होगा। वाक्य, सरल वाक्य भी कभी बड़ा हो सकता है, लेकिन उसमें हमें देखना क्या है, गौर करने वाली बात क्या है कि उसमें क्रिया एक ही होगी, मुख्य क्रिया एक ही होगी, सहायक क्रियाएं हो सकती हैं। तो कुछ उदाहरण देखिए सरल वाक्य के। वर्षा हो रही है, क्या क्रिया है? होना क्रिया है इसमें। ठीक है, मोहन पतंग उड़ा रहा है, उड़ने की क्रिया हो रही है, मुख्य क्रिया उड़ने की है। ठीक है, वैसे संयुक्त क्रियाएं रहा है, रही हैं, ये भी लगी हैं, लेकिन मुख्य क्रिया हमने देखनी है कि मुख्य क्रिया इसमें एक ही हो रही है, 2 क्रियाएं नहीं हो रही है। पतंग उड़ने की क्रिया। तो ये कैसे वाक्य हैं? सरल वाक्य। सरल वाक्य की प्रमुख विशेषता क्या है बच्चों? उसमें क्या है? एक ही मुख्य क्रिया होती है। ये बात आपको दिमाग में स्पष्ट कर लेनी है। क्या होती है? एक ही मुख्य क्रिया होती है। किसमें? सरल वाक्य में। ठीक है, सरल वाक्य बड़ा भी हो सकता है, सरल वाक्य छोटा होना जरूरी नहीं है। ठीक है, मोहन बाजार जाकर सो गया। ठीक है, ये भी सरल वाक्य है। इससे भी बड़े वाक्य हो सकते हैं, लेकिन उनमें मुख्य क्रिया एक ही होगी, तो क्या कहलाते हैं? सरल वाक्य कहलाते हैं। अब अगला भेद जो है इस वाक्य का बच्चों, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, सरल वाक्य हमने पढ़ा कि सरल वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया होती है। अगला आएगा इसमें संयुक्त वाक्य। कौन सा वाक्य? संयुक्त। तो संयुक्त का अर्थ ही है बच्चों मिला हुआ, जुड़ा हुआ ना। तो इसमें क्या होते हैं बच्चों? 2 छोटे वाक्य आपस में जुड़े होते हैं। 2 जो छोटे वाक्य इस वाक्य में जुड़े होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उपवाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? उपवाक्य कहते हैं। और ये दोनों जब आपस में जुड़ते हैं बच्चों, तो किन्हीं शब्दों के माध्यम से जुड़ेंगे। जिनसे ये जुड़ते हैं उन्हें हम कहते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। देखिए जैसे उदाहरण दूं, मैं पढ़ा रही हूं और समझा भी रही हूं। 2 छोटे वाक्य मैंने बोल दिए। मैं पढ़ा रही हूं, दूसरा क्या है? समझा भी रही हूं। इन दोनों को किससे जोड़ दिया मैंने? और से जोड़ दिया। तो जो ये और जोड़ता है इसको हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही और उदाहरण दे सकते हैं। ठीक है, बारिश हो रही है
परंतु धूप भी आ रही है। तो इसमें भी दो उपवाक्य दिखे आपको, बारिश हो रही है और धूप भी आ रही है। दो क्रियाएं भी हो गई, बारिश होने की और धूप आने की, इसलिए सरल वाक्य नहीं है। ये कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है। दो क्रियाएं भी हो गई और किससे जुड़ी? परंतु से। तो परंतु भी समुच्चयबोधक अव्यय है बच्चों। तो देखिए संयुक्त वाक्य की परिभाषा क्या होगी, ये परिभाषा आप जानिए, बड़ी आसान सी परिभाषा है। जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य किसी समुच्चयबोधक अव्यय से जुड़े होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। किसे कहते हैं? जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य किससे जुड़े होते हैं? किसी समुच्चयबोधक अव्यय से जुड़े होते हैं, उन्हें हम क्या कह देते हैं? संयुक्त वाक्य। अब ये समुच्चयबोधक अव्यय क्या होते हैं बच्चों? समुच्चयबोधक अव्यय के बारे में जानना है। कौन कौन से होते हैं समुच्चयबोधक अव्यय? और, या, इसलिए, तो, अतः, कुछ कम है इसमें, किंतु, परंतु, ये भी क्या है? समुच्चयबोधक अव्यय हैं। ठीक है। तो जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य किसी समुच्चयबोधक अव्यय से जुड़े होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य कहते हैं। और ये समुच्चयबोधक अव्यय कौन कौन से होते हैं? और, या, किंतु, परंतु, ये सब क्या है? समुच्चयबोधक अव्यय होते हैं। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट था, संयुक्त वाक्य में हम क्या जान लें? मुख्य विशेषता, दो उपवाक्य होते हैं और किसके द्वारा जुड़े होते हैं ये दो उपवाक्य? किसी समुच्चयबोधक अव्यय से। तो देखिए इसके कुछ उदाहरण अब देखते हैं हम। मैंने आपको बताया भी उदाहरण, और कुछ उदाहरण हम देख लें अभी। देखिए, माँ बाजार गई और सब्जियां लेकर आई। तो दो क्रियाएं हुई हैं बच्चों और दो वाक्य उपवाक्य। माँ बाजार गई एक उपवाक्य है, दूसरा क्या है? सब्जियां लेकर आई। इन दोनों को किसके माध्यम से जोड़ दिया? और समुच्चयबोधक अव्यय से। किससे जोड़ दिया? और समुच्चयबोधक अव्यय से। तो ये कौन सा वाक्य हो गया? संयुक्त वाक्य। ऐसे ही अगला देखिए, आप खाना खाएं, आराम करें। दो वाक्य है ना, दोनों को किससे जोड़कर संयुक्त वाक्य बना दिया? और से जोड़कर बना दिया। ठीक है। और क्या है? समुच्चयबोधक अव्यय है। अगला देखिए, आप चाय पिएंगे, कॉफी, कहा ना, तो आप चाय पिएंगे, या क्या लगा दिया बीच में? या कॉफी, या क्या है? समुच्चयबोधक अव्यय है। ठीक है। अगला देखिए, राम बीमार है, स्कूल नहीं आया। दो वाक्य बोले ना, और इनको जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया? इसलिए। पूरा वाक्य क्या बना? राम बीमार है इसलिए स्कूल नहीं आया। तो इसलिए क्या है? समुच्चयबोधक अव्यय है बच्चों। ठीक है। समुच्चयबोधक अव्यय का कार्य अब आप समझ पा रहे होंगे, दो उपवाक्यों को जोड़ने का काम होता है। समुच्चयबोधक अव्यय का काम क्या होता है? दो उपवाक्यों को जोड़ना। और कौन कौन है समुच्चयबोधक अव्यय? और, किंतु, परंतु, लेकिन, ठीक है, या। तो आप इसकी पहचान भी आसानी से कर सकते हैं। जब आपको ऐसे वाक्य दिखे ना जिनमें दो छोटे वाक्य, दो उपवाक्य किसकी सहायता से जुड़े हों? और, किंतु, परंतु की सहायता से, तो कौन सा वाक्य हो जाएगा? संयुक्त वाक्य। आपकी परीक्षा में इसी तरह के प्रश्न आते हैं बच्चों, जिसमें आपको एक एक नंबर का एक आता है वाक्य से, एक एक नंबर के 3-4 प्रश्न दिए रहते हैं। तो उसमें आपसे क्या पूछा जाता है? कभी तो आपसे पूछ सकते हैं रचना के आधार पर वाक्य भेद लिखें। रचना के आधार पर तो हो सकता है वो सरल वाक्य हो सकता है संयुक्त वाक्य हो, या क्या हो सकता है? मिश्र वाक्य। ठीक है। तो आपको यदि ये विशेषता पता है कि सरल वाक्य में एक ही क्रिया होती है, तो आप पहचान लेंगे सरल वाक्य को। और फिर आपको पता हो कि संयुक्त वाक्य में दो उपवाक्य किससे जुड़े होते हैं आपस में? समुच्चयबोधक अव्यय से, और, किंतु, परंतु, इसलिए से। तो आप पहचान लेंगे कि ये क्या है? संयुक्त वाक्य है। ठीक है। तो ये हमने क्या पढ़ा? संयुक्त वाक्य। अगला एक और बचा बच्चों हमारा, कौन सा वाक्य? मिश्र वाक्य। ठीक है। तो देखिए मिश्र वाक्य क्या है, अगला पढ़ेंगे। मिश्र का अर्थ ही क्या है बच्चों? मिला हुआ। तो इसमें भी बच्चों संयुक्त वाक्य की तरह ही क्या होते हैं? दो उपवाक्य होते हैं। ठीक है। दो उपवाक्य होते हैं, लेकिन इसमें ये समानाधिकरण समुच्चयबोधक से नहीं जुड़े होते हैं। ठीक है। संयुक्त वाक्य में जो दोनों उपवाक्य होते हैं वो समान अधिकार के होते हैं, कोई कम या अधिक नहीं होता। लेकिन मिश्र वाक्य में दोनों जो उपवाक्य हैं वो समान अधिकार के नहीं होते हैं। एक क्या होता है बच्चों? इसमें मुख्य उपवाक्य होता है, और दूसरा होता है इसमें क्या? आश्रित उपवाक्य। दूसरा क्या होता है? आश्रित उपवाक्य होता है। ठीक है। एक होता है मुख्य और एक होता है आश्रित। तो यही इसकी परिभाषा भी है छोटी सी। जिस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य हो और एक अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। ठीक है। इसको भी पहचानने के तरीके आसान हैं, वो भी आप पढ़ेंगे।
जैसे ही मैंने खाना खाया वैसे ही बारिश होने लगी। दो वाक्य दिख रहे हैं ना। तो जैसे ही खाना खाया वैसे ही बारिश होने लगी। बारिश होने लगी किस पर आश्रित है? जैसे ही खाना खाया। तो इस तरह से इसमें भी दो उपवाक्य हैं, लेकिन वो और किंतु परंतु से जुड़े नहीं हैं, बल्कि एक मुख्य उपवाक्य है और दूसरा क्या है? आश्रित उपवाक्य है। ठीक है। और ये किस किस से देखिए किस तरह के हो सकते हैं ये। इसमें 3 तरह के वाक्य आप मिश्र वाक्य में देख सकते हैं बच्चों। एक ऐसा हो सकता है, पिताजी ने कहा कि, किससे जुड़ा? कि। पिताजी ने कहा कि वे कल आएंगे। तो कि से यदि दो वाक्य आपस में जुड़े हैं ना, तो वो भी मिश्र वाक्य होगा। ठीक है। और ऐसे ही इस तरह का वाक्य, जैसे क्या बताया है? जैसे ही शाम हुई बिजली चली गई, ये बताया गया है ना। तो देखिए क्या कह रहे हैं, जैसे ही शाम हुई, तो जैसे ही वैसे ही, यहाँ पर वैसे छूटा है तो इसको हम समझ लेंगे जैसे ही शाम हुई वैसे ही बिजली चली गई। तो ऐसे वाक्य जिनमें जैसा तैसा, जब तब, ठीक है, कि और यदि तो, यदि मैं परिश्रम करता तो अवश्य सफल होता, इसमें भी दो उपवाक्य है ना। यदि मैं परिश्रम करता, अगला उपवाक्य क्या है? तो सफल होता। तो सफल होना किस पर निर्भर है बच्चों? यदि परिश्रम किया जाता। तो इसमें जो दो उपवाक्य हैं वो भी क्या है? एक आश्रित है। एक उपवाक्य दूसरे उपवाक्य पर आश्रित है। तो मिश्र वाक्य के बच्चों पुनः 3 भेद आते हैं, उसे हम अपने अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आज के लिए आप इतना ही समझिए कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। सरल वाक्य है पहला, दूसरा कौन सा है? संयुक्त वाक्य, और तीसरा कौन सा है? मिश्र वाक्य। तो इनके बारे में जो कुछ मैंने आपको पढ़ाया बच्चों, ध्यानपूर्वक आप इसे पढ़ेंगे और कुछ प्रश्न मैं इससे संबंधित आपको दूंगी, तो आप इस वीडियो की सहायता से उन प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखेंगे और आप पहचानने की कोशिश करेंगे कि कौन से वाक्य किस तरह के होते हैं। धन्यवाद बच्चों।